मूवी की शुरुआत में हीरोइन जो को दिखाते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड डैन से मिलने के लिए अपने पापा की कार में दूसरे शहर जा रही है। घर से निकलते वक्त उसकी माँ को उसकी बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो अकेली इस ट्रिप पर जा रही है। वो जो को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ही सुनसान होता है और वो बाईपास भी चोर और डाकुओं के लिए बहुत फेमस माना जाता है। वो बेटी से कहती है कि जोई मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ये सब कुछ साइन लैंग्वेज में बता रही होती है क्योंकि जोई को सुनाई नहीं देता, पर जोई जवाब देती है कि माँ तुम फिक्र मत करो, मैं रास्ते में कहीं भी कार नहीं रोकूंगी और जल्दी से डैन के घर पहुंच जाऊंगी। उसकी माँ उसकी बात मानकर उसे जाने देती है। जाने से पहले जोई और उसकी माँ एक फोटो भी क्लिक करते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब जोई मजे से कार चला रही होती है और डैन को मैसेज कर देती है कि मैं आ रही हूँ। उसका मैसेज देखकर डैन बहुत खुश हो जाता है। बहुत दूर का रास्ता होता है और दोनों तरफ सूखी और बंजर जमीन होती है। दोनों तरफ की खुली जगह को देखती हुई जोई बड़े मजे से कार चला रही होती है। जब टायर्ड होती है तो कार को रोक देती है और अपनी सेल्फीज लेकर डैन को भेज देती है। इसी तरह जाते वक्त वो एक पुरानी दुकान देखती है। वहाँ एक आदमी कुछ हैंडक्राफ्ट्स की चीजें बेच रहा होता है। उन चीजों के साथ साथ उसके पास मंत्र तंत्र की भी कुछ चीजें होती है। वहाँ से जोई अपनी पसंद की कुछ चीजें खरीदकर अपनी ट्रिप पर निकल जाती है। वो रोड पर ध्यान देकर गाड़ी चलाती तो अच्छा होता, पर वो डैन को मैसेज करती हुई जा रही है। तभी अचानक रोड के बीच में एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। चौंक कर जोई कार को घुमाती है और गाड़ी रोड से नीचे उतर जाती है। जोई को कुछ नहीं होता, पर वो आदमी सिकुड़कर रोड पर पड़ा होता है। उसकी हालत देखकर जोई डर जाती है कि पता नहीं उसे क्या होगा। तभी सामने से एक टपोरियों की गैंग एक आदमी को अपनी कार में चेज करते हुए आ रही है। भागते हुए उस आदमी का पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर जोई बहुत घबरा जाती है। अब वो गैंग रोड में पड़े इस आदमी को भी मारने के लिए तेजी से आ रही होती है। जोई उसे बचाने के लिए उसे अपनी कार में चढ़ाने की कोशिश करती है, पर इतने में गैंग के लोग आ जाते हैं और जोई को घेर लेते हैं। आसपास कोई और नहीं होता। वे लोग जोई के साथ कुछ भी कर सकते थे क्योंकि उस सुनसान जगह पर जोई की मदद के लिए कोई नहीं था। इसलिए वे जोई को बुरी तरह से छेड़ रहे होते हैं। जिस आदमी को जोई बचाना चाहती थी उस पर गैंग का एक आदमी चाकू से हमला कर देता है। आखिर में उस आदमी को मार ही डालते हैं। ये देखकर जोई का खून सूख जाता है। वो जान जाती है कि ये लोग मेरे साथ भी बहुत बुराई करने वाले हैं। उस जगह से वो भागने लगती है। हमें लगता है कि गैंग वाले भी उसका पीछा करेंगे, पर नहीं। उनमें से एक आदमी गन से ठीक जोई के पैर पर गोली चला देता है और जोई को वे पकड़ लेते हैं। फिर उसे उठाकर अपने अड्डे पे ले जाते हैं। जिस आदमी ने जोई पर गोली चलाई होती है वही इस टीम का लीडर होता है। उसका नाम ट्रे है। वो जोई को बिस्तर पर गिरा देता है और उससे बहुत टॉर्चर करता है। फिर वो उसके पॉकेट से एक फोटो निकालते हैं जिसमें वो और डैन साथ में होते हैं। फिर वो कहता है, अच्छा तो यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इसी से मिलने जा रही हो, फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारी अच्छी से देखभाल करेंगे। इस तरह उसकी अश्लील बातें चल रही होती हैं, पर इस बीच जोई देखती है कि उन्हें एक छेद से कोई देख रहा है। उससे वो विनती करती है कि प्लीज मुझे बचा लो। इतने में गैंग का एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि रात हो चुकी है और डैन परेशान हो जाता है कि जोई अब तक पहुंची क्यों नहीं, उस रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब वो उन फोटोज को चेक करता है जो जोई ने उसको रास्ते में भेजी थी। उन फोटो में वो एक बोर्ड को देखता है और गैस करता है कि जोई उसी जगह के आसपास होगी। शायद उसकी कार ब्रेक डाउन हो गई होगी। ये सब सोचकर वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इस लोकेशन में फंस गई है, आप प्लीज तुरंत वहाँ पहुँच जाइए और उसकी हेल्प कीजिए। कट करके जोई को दिखाते हैं। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और वो बहुत ही बुरी हालत में होती है। उस गैंग का लीडर ट्रे बड़े ठाठ से बोल रहा होता है कि जानती हो मेरा ताया कौन है और उसने कितने कत्ल किए हैं, उन्हीं के वंश का खून हूँ मैं खुद भी बड़ा खूनी हूँ। तुम समझ रही हो कितने ही लोगों को मैंने इन्हीं हाथों से मार डाला और अभी तो शुरुआत ही है, आगे आगे देखो कितने खून करता हूँ, तुम सैंपल देखोगी। ऐसा कहकर वो एक फ्रिज खोलता है। उसमें कई खोपड़ियां रखी होती हैं। ये उन लोगों की खोपड़ियां होती हैं जिन्हें उसके ताया ने मार डाला था। उन्हें देखकर वो कहता है, देखा ये है मेरे ताया के मेडल्स, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है, मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में जरूर बताऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से खोपड़ी उठाता है, उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। मेरे हाथ में जो खोपड़ी देख रही हो ना, ये एक आर्मी ऑफिसर की खोपड़ी है। इसने मेरे दादा से पंगा लिया था और बड़ी होशियारी से मेरे दादा को हराने की कोशिश भी की थी, पर मेरे दादा भी शेर थे, शेर। एक तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने। इस तरह वो अपनी खूनी फैमिली के खून भरी स्टोरी बताते जा रहा था। कट करके दिखाते हैं कि उस गैंग के लोग एक जगह बैठकर शराब पी रहे हैं। उनमें से एक लंबा आदमी जिसका नाम वेस्ट है, वो कहता है, इससे ज्यादा मैं और सब्र नहीं कर सकता, मैं उस लड़की को तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहता हूँ। ये सुनकर ट्रे बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम पागलों जैसी बात मत करो, मैं तो उसे और भी टॉर्चर करना चाहता हूँ।
बाद में तुम उसे जितना चाहो तड़पाकर मार डालना। वेस्ट ट्रे की बात मानने को तैयार नहीं होता। वो किसी भी तरह जोई का खून करना चाहता है। इस तरह इन लोगों की आर्गुमेंट चल रही होती है। बातों बातों में उन दोनों में हाथापाई भी होने लगती है। फिर कुछ देर बाद दोनों में सुलह हो जाती है। वे सोचते हैं कि उस लड़की के लिए हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तब ट्रे कहता है चलो एक कार्ड गेम खेलते हैं और जो गेम जीतेगा वो अपनी मर्जी की कर सकता है। गेम के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। गेम को देखकर हमें लगता है कि जोई की जान बच जाएगी, पर बदकिस्मती से वेस्ट गेम जीत जाता है। अब उसे जोई को बेरहमी से मारने से कोई नहीं रोक सकता। वो चाकू लिए जोई को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। यहाँ कमरे के अंदर तो देखिए जोई को उन राक्षसों ने कैसे कांटेदार तार से बांध रखा है। जोई यहाँ से बच निकलने की कोशिश में उस कांटेदार तार को जोर से खींच रही होती है। तार उसके हाथों को चीर रहा होता है और उसे बहुत दर्द होता है, पर वो किसी तरह अपने हाथ छुड़ाकर उस जगह से निकलने की कोशिश करती है। पर वेस्ट उसे देख लेता है। न जाने जोई के खून का वो इतना प्यासा क्यों होता है। वो सीधा जोई के पास आता है और उसे कई बार चाकू से मारकर उसकी जान ले लेता है। फिर कट करके दिखाते हैं कि डैन जोई की तलाश में वहीं आ रहा होता है। फिर वो बुढ़ा आदमी जिसकी हैंडक्राफ्ट शॉप से जोई ने कुछ चीजें ली थी, वो भी अपने कुत्ते के साथ मिलकर जोई को ढूंढ रहा होता है। उस बूढ़े आदमी का नाम ग्रे है। तलाश के दौरान उसे जोई की लाश मिलती है। उस गैंग ने जोई की लाश को जमीन में दफना दिया होता है। ग्रे जोई को जिंदा करने की बहुत कोशिश करता है, पर अब तो कोई फायदा नहीं क्योंकि जोई तो ऑलरेडी मर चुकी है। फिर ग्रे जोई को गले से लगाकर रोने लगता है और उसे उठाकर अपनी किसी जगह पे ले जाता है। रात बहुत हो चुकी होती है और पूरा चांद भी निकल चुका होता है। तब वहाँ जलती हुई आग के सामने वो जोई को लेटाता है और उसके सारे जख्मों पर कोई दवा लगाता है। फिर वो मंत्र जैसा कुछ अजीब सा पढ़ता है और नाचने लगता है। उसके मंत्र जाप से धीरे धीरे जोई में जान आने लगती है। उस गैंग के लोगों की बातें और उनकी अश्लील और भयानक हरकतें जोई के दिमाग में गहरा घाव कर चुकी थी। अब जोई धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। उसकी आंखें बहुत काली और भयानक हो जाती है। फिर वो ग्रे को जोर से धक्का देती है और कहती है कि उन खूनियों में से मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और एक को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तभी ग्रे कोई पाउडर उस पर डालता है और जोई बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर वो दोबारा आंखें खुलती है। उसे खुद विश्वास नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। वो धीरे धीरे चलकर सीटे के अंदर जाती है और वहाँ के एक टेलीफोन बूथ से डैन को कॉल करती है। एक्चुअली पहले वो सुन नहीं सकती थी, पर अब उसे सब कुछ सुनाई देता है। डैन को कॉल करके वो कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ लोगों ने बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया है, प्लीज मुझे बचा लो। इस तरह वो डैन से बहुत रिक्वेस्ट करती है। डैन उसी की तलाश में वहाँ आया होता है और वो पास के ही एक होटल में रह रहा होता है। वो उसको दिलासा देता है कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, अगर पास में कोई पुलिस वाले नजर आए तो उनसे बात करो और उन्हीं के साथ सेफ रहो। मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। उसकी बात मानकर जोई कॉल काट देती है। वो मुड़कर देखती है तो एक पुलिस वाला अपनी कार से उतर रहा होता है। उससे मदद मांगने के लिए जोई उसकी ओर कदम बढ़ाती है। देखती है कि वो पुलिस वाला उसी गैंग का आदमी होता है। सोचिए अगर ऐसे खूनी पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने लगे तो आम जनता का क्या होगा। उसका मुंह देखकर न जाने जोई को क्या हो जाता है। गुस्से में जोई का चेहरा बिल्कुल लाल होने लगता है। उसे खत्म करने की आग उसके दिल में खूब जल रही होती है। वो पुलिस वाला एक बार के अंदर जाता है और वहाँ पी रहा होता है। जोई भी अंदर चले जाती है और उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तभी कोई उस आदमी को बताता है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। जब वो देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो जोई उसकी बोतल छीनकर उसे तोड़ती है और उस आदमी के पेट को कई बार चीरने लगती है। फिर उसके शरीर को पूरा चीरकर उसके इंटेस्टाइन बाहर निकाल लेती है। तब जोई की आंखें पूरी तरह से काली हो जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि उसके शरीर में कोई आत्मा घुसी है। तभी बार में काम करने वाले दो आदमी जोई पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जोई एक चेयर उठाती है और उनमें से एक आदमी के सर पर पटक देती है। दूसरा आदमी उसके पास आता है तो जोई एक लंबी छड़ी उसकी आंख में घुसा देती है। उस पुलिस वाले को बहुत बदतर तरीके से मारकर जोई वहाँ से बाहर निकलती है। हिरनी जैसे लड़की अब शेरनी की ताकत पा चुकी है। उसमें ये ताकत उस आत्मा की वजह से आई होती है जिसे ग्रे ने मंत्र तंत्र से उसके शरीर में चढ़ा दिया होता है। इतने में डैन उस टेलीफोन बूथ का पता लगाने की कोशिश करता है जहाँ से जोई ने उसे फोन किया था। वो उस बूथ के पास जाता है पर वो देखता है कि उस शहर की पुलिस फोर्स वहाँ पर आगे खड़ी होती है, क्योंकि जोई ने वहाँ पर 3 आदमियों को बिल्कुल सब्जी की तरह काट कर फेंक दिया था। तभी डैन भी बार के पास जाता है और वहाँ खड़े शरीफ से कहता है, देखिए सर, मेरी फियांसी 3 दिन से लापता है। अभी 1 घंटे पहले ही उसका फोन आया था और वो कह रही थी कि मुझे बचाओ, वो जरूर किसी मुसीबत में है, आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना सर। तभी शरीफ कहता है, देखो जनाब, यहाँ बार में 3 लोगों का खून हुआ है, तुम्हारा तो सिर्फ मिसिंग का केस है। अब तुम ही बताओ, मैं ये घटा हुआ केस देखूं या तुम्हारा मामूली सा मिसिंग का केस देखूं? जो भी हो, तुम पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवा दो, हम बाद में देख लेंगे। वो डैन की बात को सीरियसली नहीं लेता। इतने में अपने साथी की मौत की खबर सुनकर ट्रे का गैंग भी वहाँ पहुँच जाता है। उसकी हालत देखकर गैंग के लोग टेंशन में आ जाते हैं। इतने में ट्रे उन्हें संभालता है और वहाँ से ले जाने वाला होता है, पर तभी डैन उसको रोकता है और पूछता है,
सर आप जरूर इस एरिया में रहने वाले लगते हैं, ये मेरी फियोंसी है, क्या आपने इसको कहीं देखा है? 1 घंटे पहले इसने मुझे टेलीफोन बूथ से कॉल किया था, वो जरूर किसी मुसीबत में फंसी हुई है, क्या आपने इसको कहीं देखा है सर? जोई की फोटो देखकर और डैन की बातें सुनकर वे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इसको तो हमने अपने हाथों से जमीन में दफना दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गई, और जिंदा हुई भी तो इसने कॉल किया कैसे? ये पता नहीं क्या हो रहा है। ट्रे और उसके साथियों को डैन की बात पर विश्वास नहीं होता, फिर भी डैन से कहते हैं देखो इस लड़की को हमने कहीं नहीं देखा और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। इस तरह वे डैन को वहाँ से निपटाने की कोशिश करते हैं, पर डैन उन्हें छोड़ता नहीं, उनके पीछे ही पड़ जाता है और उनसे दोबारा जोई के बारे में पूछने लगता है। गैंग वालों का माथा फिर जाता है और वे डैन को मारने पे उतर जाते हैं। तभी वहाँ खड़े पुलिस वाले लड़ाई रोकते हुए उस गैंग के लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर वे डैन को समझाने लगते हैं कि उन लोगों के मुंह मत लगो। कट करके दिखाते हैं कि जोई एक फार्म हाउस में आंखें खोलती है और धीरे धीरे होश में आती है। फिर वो उठकर अपने पास वाले कमरे में जाती है और वहाँ के एक आईने में अपना चेहरा देखती है। उसे खुद अपने चेहरे से नफरत हो जाती है, इतनी बेरहमी से उस गैंग ने उसे टॉर्चर किया हुआ होता है ना। जोई की नजर वहाँ रखे हुए धनुष और तीर पर पड़ती है। उसे देखते ही फिर एक बार जोई की आंखें खाली होने लगती है, उसके अंदर वो आत्मा फिर से आ चुकी होती है। कट करके दिखाते हैं कि वो गैंग उस जगह पहुंचता है जहां जोई को उन्होंने दफनाया था। वहां जोई की लाश उन्हें मिलती ही नहीं। वेस्ट ने जोई की लाश इसी जगह पर दफनाई थी, पर वो लाश गायब थी। ट्रे वेस्ट से पूछता है तो फिर वो लाश गई कहाँ? वेस्ट चिढ़ जाता है और कहता है मुझे क्या पता, इतना जरूर पता है कि मैंने उसे अपने हाथों से जरूर मारा था और यहाँ आकर उसको दफना दिया था। शायद कुत्ते या गिदड़ उसकी लाश को उठा ले गए होंगे, उसका भी तो चांस है ना। ये सुनकर ट्रे पूछता है तुम पागल हो क्या? और तुम्हारी बात मान भी लेते हैं तो कल रात जो उसका बॉयफ्रेंड मिला था वो तो कह रहा था कि उसने अभी कॉल किया है। काम तो तुम्हें ढंग से करना आता नहीं, बस बातें बड़ी बना लेते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो लड़की बाहर घूम रही है, अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो हम सबको जेल में जाना पड़ेगा और आखिरी दम तक जेल की वो सूखी रोटी खानी पड़ेगी। मेरी बात मानो, जब तक ये लोचा खत्म नहीं होता हमें सबकी नजरों से छुप कर रहना होगा। ट्रे की बात सबको ठीक लगती है और वे मान जाते हैं। प्लान के मुताबिक वे अपनी चीजें पैक करके अपना अड्डा खाली कर रहे होते हैं। उनकी गैंग में एक बेवकूफ होता है जिसने नोज रिंग पहनी होती है, उसका नाम क्रीड है। वो अपने घर जाकर अपनी चीजें पैक करता है। जब वो चीजें कार में रख रहा होता है तभी देखता है कि कार के टायर पंचर है। लगता है किसी ने तीर चलाकर टायर को पंचर किया है। ये देखकर वो घबरा जाता है कि जोई यहाँ पहुँच गई है और डर के मारे वो ट्रे को कॉल करता है और बड़बड़ाता है कि अरे कॉल उठाते क्यों नहीं, वो लड़की यहीं पास ही है। बड़बड़ाते हुए वो मुड़कर देखता है कि जोई धनुष और तीर हाथ में ले खड़ी है। वो भागता है पर जोई अपना तीर खींचकर छोड़ती है तो ठीक उसके पैर में लगता है। वो अपने घुटनों पे आता है और जोई से अपने जीवन की भीख मांगता है। फिर वो रेंगता हुआ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तब जोई कहती है कि मैंने भी उस दिन तुमसे इसी तरह भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा था। ये कहते कहते वो क्रीड की पीठ पर और उसकी कमर पर तीर चला देती है। उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए जोई उसे अपनी तरफ मोड़ती है। तभी वो देखती है कि उसके हाथ में गन है। वो जोई पर गोली चलाता है और जोई उस पर अपना तीर चलाती है। कट करके दिखाते हैं कि टेरी का गैंग सब कुछ पैक कर चुका है। तभी टेरी अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उस बेवकूफ क्रीड ने उसे वॉइस मैसेज भेजा था। अब उसे पता चल जाता है कि क्रीड जरूर किसी मुश्किल में फंसा हुआ है। पूरी गैंग उसके घर की ओर आ रही होती है। हमें लगता है कि क्रीड के गोली चलाने से जोई मर गई होगी, पर वो मरी नहीं होती, जिंदा ही होती है। पर प्रॉब्लम यह है कि उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा होता है। वो अपनी अंगूठी उतारती है तो उसकी चमड़ी भी साथ में निकल जाती है। तभी जोई फील करती है कि उसके हाथ में कुछ रेंग रहा है। वो बैंडेज खोलकर देखती है तो उसके हाथ में कीड़े रेंग रहे होते हैं। सोचिए जोई की क्या हालत हुई होगी। वो चीख चीख कर रोती है। फिर वो उस तांत्रिक ग्रे के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे अंदर क्या डाल दिया है। तब ग्रे उसको सारी सच्चाई बताता है। एक्चुअली जोई के शरीर में जो आत्मा घुस जाती है वो उसी आर्मी ऑफिसर की आत्मा है जिसे टेरी के दादा ने बड़ी बेरहमी से मार डाला होता है। इसी ऑफिसर की खोपड़ी को हाथ में लेकर ट्रे अपनी फैमिली की हिस्ट्री जोई को बता रहा था। ग्रे ने उसकी आत्मा को जोई के शरीर में चढ़ाया होता है क्योंकि उस आर्मी ऑफिसर को ट्रे के पूरे वंश से नफरत होती है और वो अपना बदला चुकाना चाहता है। इसीलिए उसकी आत्मा जोई के जरिए उस गैंग के हर आदमी को चुन चुन कर खत्म कर रही होती है। पर अब मुश्किल ये होती है कि जोई ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि वो ऑलरेडी तो मर चुकी है। नॉर्मली अगर कोई मर जाता है तो उसका शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, उसी तरह जोई का शरीर भी डिकम्पोज हो रहा होता है। ग्रे जोई से कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतनी घिनौनी हरकत की है और इतनी बेरहमी से मारा है, तुम जल्द से जल्द उन लोगों से बदला ले लो। अगर देर हो गई तो तुम्हारा पूरा शरीर सड़ जाएगा, उसके बाद तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम्हारी आत्मा को अब तुम्हारे शरीर में वापस नहीं लाया जा सकता। कट करके दिखाते हैं कि क्रीड की हालत जानने के लिए उसकी गैंग उसके घर में पहुंचती है। उसकी हालत देखकर उन लोगों की तो बोलती बंद हो जाती है। इतनी बुरी तरह से वो घायल होकर मरा पड़ा होता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि जोई वापस आ गई है और वही गैंग के लोगों को जान से मार रही है। तभी वे एक प्लान बनाते हैं जिससे जोई को उनके पास ला सकें। वो प्लान बनाते हैं कि अगर डैन को उठा लेते हैं तो जोई उनसे मिलने जरूर वहाँ आएगी।
कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन सुबह डैन अपने कमरे में खड़ा जोई की हर बात सोच सोच कर रो रहा होता है। उसके रोने की आवाज बाहर खड़ी जोई सुन लेती है। जोई अब जान गई होती है कि वो फिर से तो जिंदा हो नहीं सकती, इसीलिए उसने बाथरूम में रखे आईने पे लिखा होता है कि प्लीज मुझे भूल जाओ। जोई के हाथ का लिखा देखकर डैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जोई जरूर यही है, ऐसा सोचकर वो घर का दरवाजा खोलता है, पर वहाँ उस गैंग को खड़ा देखता है। प्लान के मुताबिक वे डैन को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और अपनी कार में जबरदस्ती बिठाते हैं। वे वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि गैंग के एक टकले आदमी की गर्दन पर न जाने कहां से एक तीर आकर गड़ जाता है। सब देखते हैं कि जोई वहाँ खड़ी है और तीर उसी ने चलाया था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से खाली हो गई हैं। वे जान बचाकर वहां से जाने की कोशिश करते हैं। तीर गर्दन पर लिए वो टकला कार में आगे बैठ जाता है और वेस्ट पीछे खड़ा हो जाता है। जोई कई बार तीर चलाती है पर वो निशाने पर नहीं लगता। इतने में वो गैंग अपनी कार में बचने की कोशिश करता है। जोई क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ने वाली थी? वो कार को चेज करती है। आखिर में वो कार के पीछे चढ़ जाती है, पर पीछे वेस्ट खड़ा होता है और उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसी ने जोई का कत्ल किया था। जोई के अंदर बदले की आग जल रही होती है और वो वेस्ट पर हमला करने लगती है। ऐन वक्त पर वो वेस्ट के शरीर को तीर से चीरने लगती है और उसे पीट पीट कर कार में ही फ्लैट कर देती है। ट्रे कार को ड्राइव कर रहा होता है। जोई को पीछे खड़ा देखकर वो सडन ब्रेक लगाता है और जोई को ऐसा झटका लगता है कि वो कार के आगे जाकर गिर जाती है। बड़ी बेरहमी से ट्रे उस कार के नीचे उसको कुचल देता है। जोई एक बार फिर मौत से लड़ रही होती है, पर वो उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती। वो फिर से उठती है और कार के पीछे से दौड़ने लगती है। तभी गन वालों को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो हम बाल बाल बच गए, वरना वो तो हमें जान से ही मार डालती। इस तरह बातें करते हुए ट्रे, वेस्ट और टकला आदमी वहाँ से बच निकलते हैं और अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्होंने डैन को बांध कर रखा होता है और उसके पास ही वो टकला भी बैठ जाता है। उसकी गर्दन पर जोई का तीर अभी भी घुसा हुआ है। इस हालत में भी वो उस टकले को हॉस्पिटल नहीं ले जाते। वो उनसे भीख मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल तो ले जाओ यार, वरना मैं तो यहीं पर दम तोड़ दूंगा। पर ट्रे मना कर देता है और कहता है अबे हम बाहर गए तो पुलिस हमें बंद कर देगी, समझे क्या? अब ट्रे और वेस्ट बातें कर रहे होते हैं। तब वेस्ट कहता है कि जब मैं कार में उस लड़की के साथ फाइट कर रहा था तो मुझे लगा कि उसके शरीर को कोई कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा है। यही नहीं, उसकी आंखें पूरी तरह से खाली दिख रही थी। तभी ट्रे के दिमाग में ये बात आती है कि वो हैंडक्राफ्ट्स बेचने वाला ग्रे ही इस तरह के मंत्र तंत्र जानता है। फिर वो वेस्ट से कहता है तुमने उस आदमी की जगह के पास उस लड़की को दफनाया था ना, कहीं ये उसी आदमी की करतूत तो नहीं है? ये बात उसको ठीक से गैस होती है। तभी वे देखते हैं कि उनकी मदद के लिए ट्रे के कुछ दोस्त वहाँ आ रहे हैं। देखने में तो वो कोई मिलिट्री जैसे लगते हैं। अब दिखाते हैं कि ट्रे के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री गन है। कट करके जोई को दिखाते हैं। कार के नीचे आ जाने से उसकी हड्डियां टूट गई होती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वो टूटी हड्डियों को टेप से कवर कर रही होती है। उससे बड़ी शॉकिंग बात तो ये होती है कि उसके इंटेस्टाइन बाहर निकल गए होते हैं। वो उन्हें भी अपने हाथों से पेट के अंदर डाल देती है और मिट्टी से उस जगह को कवर करती है। फिर वो अपने पेट पर भी टेप लगाकर उस ओपनिंग को बंद कर देती है। अचानक वहाँ सन्नाटा हो जाता है। तब उसके शरीर से उस आर्मी ऑफिसर की आत्मा बाहर आती है। फिर वो आत्मा जमीन को एक बार जोर से पीटती है। तब एक नुकीली छुरी और एक छोटी कुल्हाड़ी हवा में तैरने लगती है। उस आर्मी ऑफिसर की आत्मा ये कहने की कोशिश कर रही होती है कि इस छुरी और कुल्हाड़ी से तुम उन खूनियों को मार दो। जोई उन हथियारों को हाथ में ले लेती है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग के लोग एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। एक तरफ टकले की गर्दन पर तीर अभी भी लगा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर इन लोगों के साथ बैठा रहूं तो जरूर मर जाऊंगा। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वो अपने साथियों को बिन बताए बाहर चला जाता है और कार में वहाँ से बचने की कोशिश करता है। पर आवाज सुनकर उसके साथी बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक वहाँ जोई आ जाती है और सीधे टकले के सर पर छुरी मार देती है। उसका भेजा फट जाता है। कार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और टकले का काम तमाम। तभी उसके साथी बाइनोकुलर से देख रहे होते हैं कि आखिर टकला मरा कैसे। वे देखते हैं कि जोई भूत की तरह खड़ी है। एक्चुअली वो भूत की तरह नहीं, वो तो भूत ही है। जोई शेरनी की तरह दहाड़ रही होती है। तब उसके पीछे एक भयानक परछाई दिखाई पड़ती है। उसे देखकर गैंग के आदमी थर थर कांपने लगते हैं। डर के मारे वो जोई पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, पर जोई आसानी से बच जाती है। अब उसे मारने के लिए ट्रे की पूरी टीम रेडी हो जाती है। फिर ट्रे डेन को दूसरे कमरे में ले जाता है। डेन उससे पूछता है कि मेरी जोई के साथ तुम लोगों ने क्या किया, वो जिंदा भी है कि नहीं? ट्रे उसे जवाब देता है कि हमने उसे बहुत टॉर्चर करके उसका खून किया। ये सुनकर डेन से दुख बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत रो रहा होता है। पर उस गैंग के लोगों की हरकतों को देखकर और उन्हें इस तरह डरते हुए देखकर डेन समझ जाता है कि जोई वापस आ गई है। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मेरी जोई यहाँ आ गई है और वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और जैसा वो सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। ट्रे के जो मिलिट्री वाले साथी होते हैं उनमें से एक बुजुर्ग आदमी भी होता है। जोई उस आदमी का सर फाड़कर उसे धड़ से अलग कर देती है। ये देखकर ट्रे का एक साथी ऊपर की ओर गोली चलाता है। तभी ऊपर लगी शीट से खून निकलने लगता है। उसे लगता है कि जोई मर चुकी है, पर तभी अचानक ऊपर से शीट को तोड़ते हुए जोई नीचे जंप करती है और उस शूटर को भी मार डालती है।
इतने में वेस्ट हाथ में गन लिए जोई को तलाश कर रहा होता है। जोई उस दूसरे मिलिट्री वाले को भी खत्म कर देती है और उसके इंटेस्टाइन को हवा में उछाल देती है। तभी वेस्ट देखता है कि वहाँ पावर कट हो गई है और वो मेन स्विच ऑन करने जाता है। जोई वहाँ तैयार खड़ी होती है। वेस्ट उस पर गोली चलाता है। बदले में जोई उस पर कुल्हाड़ी फेंकती है जो सीधे जाकर उसके शोल्डर पर लगती है, पर वो वेस्ट के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसकी छाती से उसका हार्ट निकालकर हाथ में रख लेती है। वो इसी के साथ रुकती नहीं, वेस्ट का हार्ट हाथ में लिए वो ट्रे के आगे जाती है और उसकी आंखों के सामने उस हार्ट को चबाकर खाने लगती है। मूवी की हाईलाइट यही है। इसे देखकर ट्रे का हाल बेहाल हो जाता है। नहीं नहीं, ये सब सच नहीं है, ये जरूर मेरे मन का वहम ही है। इस तरह बड़बड़ाता हुआ वो पागलों की तरह बाहर भागता है। यहाँ की सिचुएशन जानकर एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है, पर ट्रे उसको भी नहीं छोड़ता और उस पर भी गोली चला देता है। कट करके डैन को दिखाते हैं। जोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। वो डैन को टच करके उससे बातें करना चाहती है, पर फिर अपना फैसला बदल देती है और पीछे हट जाती है। इस बीच वहाँ रखे आईने में डैन जोई को देख लेता है। वो जोई के शरीर के भयानक घाव भी देख लेता है। उसकी हालत देखकर वो घबरा जाता है और कहता है कि जोई तुम बुरी तरह से घायल हो गई हो, प्लीज चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। पर जोई मना कर देती है। डैन उससे मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, प्लीज मत जाओ। अगर जोई चाहती तो ये पॉसिबल भी नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और डैन बहुत मायूस हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि ट्रे उस पुलिस वाले को शूट करके सीधा ग्रे से मिलने जाता है। वहाँ जाकर वो ग्रे से पूछता है कि जिस लड़की को हमने मार डाला था वो फिर जिंदा कैसे हो गई, सब कुछ सच सच बता वरना जान से मार डालूंगा। ग्रे के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, वो सारा सच उगल देता है। वो ट्रे को बताता है कि कई साल पहले तुम्हारा दादा ने जिस आर्मी ऑफिसर को मार डाला था उसी की आत्मा उस लड़की के शरीर में घुसी है। वो आत्मा तभी शांत होगी जब वो तुम्हें जान से मारेगी। ट्रे उससे पूछता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है, उससे बचने का कोई और रास्ता तो जरूर होगा, मुझे बताओ वरना जान से मार डालूंगा। तब ग्रे कहता है अगर तुम उस आत्मा से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें उस आर्मी ऑफिसर की सारी हड्डियों को पूरी तरह से जलाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो उस लड़की के शरीर से वो आत्मा बाहर आ जाएगी और वो लड़की फिर से लाश बन जाएगी। उसका सोल्यूशन सुनकर ट्रे को थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि उसके पास उस आर्मी ऑफिसर की खोपड़ी होती है। उस खोपड़ी को लेने के लिए वो वापस आ रहा होता है। इतने में पुलिस डैन को बचा लेती है और उससे पूछताछ कर रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि जोई ट्रे के घर पहुंचती है और वहाँ ट्रे की माँ और भाई को बहुत वायलेंट तरीके से मार डालती है। फिर ट्रे को दिखाते हैं जो एक गड्ढा खोदकर अपने पास रखी सभी खोपड़ियों को उसके अंदर डालता है, पर उन्हें जलाने से पहले वो देखता है कि वहाँ उस ऑफिसर की खोपड़ी तो है ही नहीं। वो सोच में पड़ जाता है कि वो खोपड़ी गई तो गई कहाँ। इतने में वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ जोई खड़ी है और उसके हाथ में उस आर्मी ऑफिसर की खोपड़ी भी है। ट्रे अब बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो जोई को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाता है। आज या तो तुम जिंदा रहोगी या तो मैं, ऐसा सोचकर वो पेड़ काटने की एक मशीन निकालता है। जोई के हाथों में ऑलरेडी छुरी है और कुल्हाड़ी भी है। दोनों के बीच बहुत ही वायलेंट फाइट होती है। फाइट में ज्यादातर डैमेज ट्रे को ही होता है। जोई बार बार ट्रे के हाथों और पैरों पर अपनी छुरी चलाती है और आखिर में उसके पेट पर कुल्हाड़ी मार डालती है। ट्रे का दी एंड होने वाला होता है, पर वो तब भी जोई को नहीं छोड़ता और लकड़ी काटने की मशीन सीधे जोई के पेट में घुसा देता है। वो मशीन जोई के पेट को बीच से काट डालती है। ट्रे को खत्म किए बिना जोई मरने वाली नहीं थी। वो अपनी कुल्हाड़ी से ट्रे की गर्दन काट डालती है और उसका सर धड़ से अलग, और इस तरह ट्रे का दी एंड हो जाता है। कट करके डैन को दिखाते हैं। वो ट्रे का कटा हुआ सर देखता है और जोई को आसपास ढूंढता है। आखिर में उसे जोई मिल जाती है, पर वो गड्ढे में पड़ी होती है। जोई डैन को फेस नहीं कर पाती और अपना मुंह मोड़ लेती है। जोई की हालत डैन अच्छी तरह समझ जाता है और उस पर पेट्रोल डालने लगता है। वो उसे जलाने वाला ही होता है, तभी जोई उसकी आंखों में देखकर कहती है आई लव यू। डैन भी उसे आई लव यू कहकर उसे जला डालता है। तब उस आर्मी ऑफिसर की आत्मा और जोई की आत्मा अलग अलग हो जाते हैं और दोनों आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है। अगली सुबह जोई की कब्र को ग्रे बंद कर रहा होता है। तब वहाँ बैठा डैन पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मैंने जो किया वो ठीक किया। ग्रे उसे समझाता है कि तुम और कर भी क्या सकते थे, तुम्हारे पास कोई और रास्ता तो था नहीं, तुम मायूस मत हो ना। सच तो ये है कि वो इस दुनिया के नरक से आजाद हो गई और एक शांत दुनिया में बस गई है। वो वहाँ बहुत शांत और खुश रहेगी। ग्रे के इन शब्दों के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी में हॉरर और एक्शन भरपूर है। इतना ही नहीं, इसमें एक प्यारी और गहरी लव स्टोरी भी है। अगर आप रिवेंज मूवीज के फैन हैं तब भी ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी में हर तरह के मूवी फैन के लिए कुछ न कुछ तो जरूर है। इसी बात पर इस मूवी के डायरेक्टर को हेड्स ऑफ। आप इस मूवी को कौन से जॉनरे में रखते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।